नमस्कार बच्चों, आइए कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के दूसरे अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास उसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में समझा, तारों के बारे में समझा, नेबुला के बारे में समझा और चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में समझा। आइए आज अपन बात करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति, उसके विकास की और जीवमंडल की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी पर पृथ्वी की वर्तमान आकृति के उपरांत आकृति की प्राप्ति के उपरांत पृथ्वी से जो निकले पदार्थ से चंद्रमा बना। चंद्रमा के बाद में धीरे धीरे पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की परतें बनी, जिसको मुख्य रूप से क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांटा गया। उसका निर्माण हुआ, पृथ्वी का बाहरी भाग कठोर धरातलीय स्वरूप में बदल गया और उस पर जीवन संभव होने की दशाएं पनपी। तो इसी रूप में पर वायुमंडल व जलमंडल के विकास की बात करते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वर्तमान में पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि भारी गैस है, और ऑक्सीजन है वो भी लगभग 21% के आसपास दूसरी प्रमुख गैस है। इसके बाद जो है हल्की गैसों का स्थान आता है, जो क्रमशः बहुत ही कम मात्रा में और ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, विरल अवस्था में पाई जाती है। वायुमंडल की संरचना व संगठन आपके 8वें अध्याय में विस्तृत रूप से बताई गई है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। वायुमंडल के विकास की इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। पुरानी जो गैसें थीं उसका अनुपात कम होता गया, और हमने पढ़ा है कि पहले आरंभिक रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता थी। उस समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्वरूप नहीं था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग प्रदान किया। पृथ्वी के आंतरिक भाग से, यानी पृथ्वी जैसे जैसे आरंभिक रूप में तप्त गैसीय गोला थी, तापमान उसका बहुत अधिक था। फिर जैसे जैसे पृथ्वी का बाहरी खोल ठंडा होता गया और आंतरिक भाग से अधिक तापमान के कारण जो गैसें बाहर की तरफ निकली, उन गैसों के कारण जल वाष्प और भाप है उसका आविर्भाव हुआ, और अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसको फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ही पौधे, वनस्पतियां जो होती है वो अपना भोजन बना पाती है। भोजन का मतलब अपना विकास कर सकती है। अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो, पर्णहरित की क्रिया नहीं हो और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति नहीं हो, तो किसी भी प्रकार के जैवमंडल के जो जीवीय रूप है उनकी परिकल्पना करना संभव नहीं है। तो प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था। प्रारंभिक रूप में सूर्य तप्त गैसीय गोला था और वर्तमान में भी है, लेकिन जो सौर पवन यानी सूर्य से निकली हुई ज्वालाओं की अधिकता थी, जिसके कारण पृथ्वी में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता थी, वो गैसें पृथ्वी से दूर हो गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया जो पहले था। यह वायुमंडल के विकास की प्रथम अवस्था थी। पहली अवस्था, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जल वाष्प बाहर निकले। जैसे जैसे पृथ्वी का बाहरी खोल ठंडा होता गया, वैसे वैसे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से जो जल वाष्प और जो गैसें बाहर निकली, वो जल वाष्प और गैसें धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की संरचना को बदलती गई। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ, और आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वो अमोनिया अधिक मात्रा में थी,
और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए जीवन का स्वरूप आज की जैसा विकसित नहीं हुआ था। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, उसे गैस उत्सर्जन डिगैसिंग कहा जाता है। जिससे गैसों का उत्सर्जन हुआ, यह प्रक्रिया डिगैसिंग कहलाती है। और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प और गैसें बढ़ने लगी। ज्वालामुखी है, इनको पृथ्वी के सुरक्षा वॉल्व भी कहा जाता है। जैसे कुकर में सीटी होती है, उससे कुकर के अंदर की भाप बाहर निकलती है, उसी तरह से जो ज्वालामुखी होते हैं, इन ज्वालामुखियों से पृथ्वी के अंदर की जल वाष्प और गैसें बाहर की तरफ पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार मिलाई जा रही है। तो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन भी शुरू हो गया। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती गई और उन धूलि कणों के, वायुमंडल में जो धूलि कण थे, उन धूलि कणों पर जो जल वाष्प थी वो धीरे धीरे ठंडी होकर छोटे छोटे कणों के रूप में चिपकने लगी। और ये जो चिपकने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। तो वो संघनन शुरू हो गया और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऊष्मा का अवशोषण करती है और धरातल को गर्म रखती है। वर्तमान में जितना भी धरातलीय वायुमंडलीय परिवर्तन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन, जिसको भूमंडलीय क्वथन की दशा कहते हैं, वो समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल से निकाल दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन का कोई रूप संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पृथ्वी पर बर्फ का एक आवरण छा गया होता। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.033% है, बहुत ही कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन ये कम मात्रा भी पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने में बहुत ही सक्षम है। तो पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। यानी वर्षा के कारण जो नीचे भाग थे प्राकृतिक रूप से गड्ढे वाले, और जो बड़े गड्ढे वाले भाग थे वो बड़े महासागर बने, उससे छोटे भाग थे वो सागर, फिर झील, तालाब, इस तरह से पानी धरातल के ऊपर रहने लगा। और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके 50 करोड़ सालों में महासागरों का निर्माण हो गया था। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है, 4.5 करोड़, 4.6 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ सालों के बाद ही महासागरों का निर्माण हो गया था। तो इस रूप में लगभग महासागर है वो 400 करोड़ साल पुराने हैं। तो लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास भी आरंभ हो गया था। महासागर बने, महासागरों के बनने के बाद जीवन का विकास भी आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी धरती पर पौधों का आविर्भाव हुआ, पौधों की उत्पत्ति हुई और पौधों की उत्पत्ति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और धरातल पर हरित आवरण का विस्तार होने लगा। और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा था। यानी धरातलीय स्वरूप महाद्वीपों के ऊपर वनस्पति का विस्तार बाद में हुआ, जबकि महासागरों के किनारे वाले उथले जलीय भाग में जीवन का विस्तार, वनस्पति का विस्तार सबसे पहले हुआ था। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है, क्योंकि वनस्पति का जितना अधिक विकास हुआ
उतना ही ऑक्सीजन का भी अधिक विकास हुआ, क्योंकि वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, अपने श्वसन हेतु उसको उपयोग में लेती है, बदले में वो ऑक्सीजन को मुक्त करती है, और यही ऑक्सीजन जैवीय संतति के जीवों के श्वसन का प्रमुख आधार भी है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी, जो कि वर्तमान में गैसीय रूप में 21% के बराबर है। अब जीवन की उत्पत्ति को समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से ही संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि जल की अनुपलब्धता थी, जल उपलब्ध नहीं था। साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन भी बहुत अल्प थी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस रूप में वनस्पति का भी विकास नहीं था। जब वनस्पति नहीं थी तो जीवों के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता नहीं थी, क्योंकि चाहे मनुष्य हो या दूसरे जीव, समस्त प्रकार के जीव जंतु हो, उनके लिए वनस्पति ही प्राथमिक उत्पादक होती है। वनस्पति के द्वारा ही जीवन का विकास संभव हो पाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बतलाते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बने और उसका सम्मोहन हुआ। कार्बनिक अणु यानी कार्बन की मात्रा पनपी। वनस्पति वर्तमान में कार्बन का सबसे बड़ा रूप है, और जितने अधिक वनीय क्षेत्र है, वनीय विस्तार है, उतना ही अधिक कार्बन पूल धरातल पर बना हुआ है। वो कार्बन के जीवित विस्तार वाले क्षेत्र है। तो जितना अधिक वन है, उतना ही धरातल पर अधिक कार्बन का विस्तार भी है। तो यह समूह ऐसा था जिसमें आपको दोहराना है, पुनः बनने में सक्षमता और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका है। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय में चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों के रूप में देखे जाते हैं। धरातल पर अलग अलग समय अवधि में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ, और उन वनस्पतियों के विकास के कारण जो है कार्बन की मात्रा भी भिन्न भिन्न रूप से देखी गई है, और उन्हीं के अनुसार है जो विभिन्न प्रकार के जीव और जीवों के जीवाश्म दोनों पाए जाते हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्रू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है, और यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले के समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। पहले शैवालों का ही विकास हुआ था। शैवाल यानी समुद्र के अंदर उत्पन्न हुई छोटी वनस्पति होती है, वो शैवाल होती है, जो प्राथमिक उत्पादक होती है। बहुत सारे समुद्री जीवों का जो आधार है वो शैवाल ही होती है। तो यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, और एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम दर्शाया गया है उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे कि आदिकाल से लेकर वर्तमान तक किन किन समयावधि में किस किस प्रकार के जीवीय रूपों का धरातल पर आविर्भाव हुआ। तो इस अध्याय में आपने मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें समझी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं, आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, और आधुनिक सिद्धांत के बाद में हबल का प्रयोग क्या था, तारों का निर्माण कैसे हुआ, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तारों के निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, सौर मंडल की क्या दशाएं हैं, और सौर मंडल है ग्रहों का क्रम क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, और स्थल मंडल के विकास के बाद में वायुमंडल और जल मंडल का विकास कैसे हुआ, और अंत में जीवन की उत्पत्ति धरातल पर कैसे हुई। इनका हमने इस अध्याय में अध्ययन किया है। अब आपका ये भूवैज्ञानिक समय मापक्रम है, इसका हम दूसरे लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो इस लेसन को आपको बार बार पढ़ना है और इसको रिवीजन करना है, जिससे आपके ये स्थायी हो जाए। इसको आप समझिए और साथ में रिवीजन करते जाएं।